मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव चुरसिया गणेश पूजा की धूमधाम के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हर साल पूजा के 2 दिन बाद जो खिचड़ी भोग होता उसमें पूरे गांव का जमघट लगता। बूढ़े बच्चे औरतें सब इस साल भी वही रौनक थे और उसी रौनक को संभालने की जिम्मेदारी मयंक के कंधों पर आई थी। खिचड़ी बांटने और पानी पिलाने के लिए इतने सारे प्लास्टिक के पत्तल और ग्लास चाहिए थे कि गांव की छोटी दुकान का सामान कम पड़ जाता। मयंक ने हिसाब लगाया, अगर शहर के थोक बाजार में माल मिल जाए तो कुछ पैसे भी बचेंगे और चीज़ें अच्छी क्वालिटी की भी मिलेंगी। उसने अपने जिगरी यार हर्ष को साथ चलने को कहा और हर्ष भला कब मना करता। उसी दोपहर दोनों मयंक की बाइक पर सवार होकर शहर की ओर निकल पड़े। शहर पहुंचकर जो मंजर देखा उसने दोनों को हैरान कर दिया। बाजार में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह तक नहीं थे। शायद वहां भी गणेश पूजा का ही शोर था। खैर दोनों किसी तरह भीड़ को चीरते हुए थोक बाजार तक पहुंचे। दुकान दर दुकान घूमकर भाव ताव करके ठीक ठाक सामान इकट्ठा किया, मगर मोल भाव में इतना वक्त निकल गया कि जब वो दुकान से बाहर निकले तब तक शाम का उजाला रात के अंधेरे में डूब चुका था। हर्ष ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली, रात के 8 बज रहे थे। इतना वक्त कब गुजर गया दोनों को पता ही नहीं चला। बाइक पर सामान लादना एक अलग मुसीबत थी। पत्तलों के बंडल, ग्लासों के पैकेट, कुछ बर्तन, इतना कुछ था कि हर्ष के लिए पीछे बैठकर संभालना बेहद मुश्किल हो रहा था। बार बार सामान उसकी गोद से खिसक जाता, बार बार हाथ का शिकंजा ढीला पड़ जाता। दोनों ने तय किया कि अगर रास्ते में कोई रिक्शा वगैरह मिल जाए तो हर्ष सामान लेकर उसमें बैठ जाएगा और गांव तक पहुंच जाएगा। पर सड़क पर दूर दूर तक कोई सवारी नहीं थे। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। उन दिनों स्ट्रीट लाइट एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं थे। कहीं कहीं कोई मरियल सा बल्ब टिमटिमाता, बाकी अंधेरा ही अंधेरा। बाइक की हेडलाइट के सिवा कोई रोशनी नहीं थे और उस रोशनी में भी बस इतना ही दिखता कि आगे की सड़क कहाँ मुड़ रही है। दोनों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक सामने सड़क पर एक साया उभरा। रिक्शा, मगर मोटर रिक्शा नहीं, साइकिल रिक्शा। वो पुराने जमाने का जिसमें एक आदमी पैडल मारकर उसे खींचता है। रिक्शा वाला बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से पैडल मारते हुए बढ़ रहा था, जैसे उसे किसी बात की जल्दी ही ना हो। दोनों दोस्तों की जान में जान आ गई। मयंक ने आवाज़ देकर रिक्शे वाले को रोका। रिक्शा रुका और मयंक ने कहा, भैया ज़रा चुरसिया गांव तक पहुंचा दोगे ये सामान इस लड़के के साथ? रिक्शे वाले ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। इतने में एक अजीब सी खामोशी थी उसमें, ना हामी में जोश, ना इनकार का इशारा, बस एक यंत्र की तरह सिर का हिलना। मयंक को उस वक्त इस बात पर गौर करने की फुर्सत नहीं थी। उसने बाइक खड़ी की, हर्ष को साथ मिलकर सारा सामान रिक्शे में लाद दिया और हर्ष उसके ऊपर सामान समेट कर बैठ गया। मयंक अपनी बाइक स्टार्ट करके रिक्शे के पीछे पीछे चलने लगा। पहले कुछ मिनट सब कुछ ठीक ठाक चला। रिक्शे की चरचराती आवाज़, हर्ष की टांगे सामान के बीच दबी हुई और मयंक की बाइक की धीमी खरखराहट, यही आवाज़ें उस सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। मयंक बार बार आगे देखता, रिक्शे वाले की पीठ नज़र टिकाता।
एक पुराना मैला सा कुर्ता पहने वो आदमी बिना रुके बिना थके पैडल मार रहा था। कोई 7-8 किलोमीटर के बाद मयंक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रिक्शे की रफ्तार बाइक की रफ्तार से मेल नहीं खा रहे थे। मयंक जब पहले गियर पर धीमी रफ्तार से चल रहा था तब भी रिक्शा उससे आगे निकल जाता, और जब मयंक स्पीड बढ़ाता तो रिक्शा भी वैसे ही आगे बढ़ जाता, जैसे दूरी हमेशा एक जैसी बनी रहे, ना कम ना ज़्यादा। मयंक ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। शायद उसका वहम है। रात का सन्नाटा दिमाग पर असर डाल रहा है। रास्ते के दोनों तरफ खेत थे, सूखे और उजाड़। कहीं कहीं कोई बड़ा पेड़ खड़ा था, अपनी टहनियों को ऐसे फैलाए जैसे किसी ने हाथ फैला रखे हों। हवा में एक अजीब सी सीलन थे और साथ में एक अजीब सी बदबू। मिट्टी की सौंधी महक नहीं, बल्कि कुछ और, कुछ बासी, कुछ सड़ा हुआ। मयंक ने नाक सिकोड़ी पर कुछ कहा नहीं। हर्ष रिक्शे में बैठा, सामान को संभालते हुए बार बार पीछे मुड़कर मयंक की बाइक की हेडलाइट देख लेता। उसे यकीन दिलाता कि दोस्त पीछे ही है। रिक्शा वाला अब तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। हर्ष ने 1-2 बार बात छेड़ने की कोशिश की। चाचा, गांव कितनी दूर है अभी? कोई जवाब नहीं आया, बस पैडल की चरचराहट। हर्ष ने सोचा शायद बूढ़ा आदमी बहरा है और फिर उसे बात करने की आदत नहीं। उसने दोबारा पूछने की जहमत नहीं उठाई। सड़क अब एक मोड़ पर पहुंची जहां से रास्ता एक पुराने पुल की तरफ जाता था, बरसाती नाले पर बना टूटी फूटी रेलिंग वाला, जिसे गांव वाले टूटा पुल कहते थे। इस पुल के बारे में गांव में तरह तरह की बातें मशहूर थे, पर आज तक मयंक ने उन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया था। बचपन की डरावनी कहानियां, बड़े बूढ़ों का वहम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे ही रिक्शा पुल पर चढ़ा, हवा अचानक भारी हो गई। मयंक को महसूस हुआ जैसे बाइक चलाना कुछ मुश्किल हो गया हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। इंजन की आवाज़ भी जैसे धीमी पड़ गई, हालांकि स्पीडोमीटर पर रफ्तार वही थी। पुल पार करते वक्त हर्ष ने नीचे नाले की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे लगा जैसे नीचे से कोई धीमी, बहुत धीमी सी आवाज़ आ रही हो, जैसे कोई सिसक रहा हो या फिर हंस रहा हो। फर्क करना मुश्किल था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज़ है या कोई जानवर। पुल के उस पार पहुंचते ही रिक्शे वाले ने पहली बार अपनी रफ्तार बदली। अचानक तेज हो गया। मयंक चौंका। उसने एक्सीलरेटर दबाया, पर बाइक जैसे जवाब ही नहीं दे रहे थे। इंजन की आवाज़ तो थी, पर रफ्तार नहीं बढ़ रहे थे। कुछ पलों के लिए उसे लगा जैसे बाइक किसी दलदल में फंस गई हो, हालांकि नीचे पक्की सड़क थे। उसने घबराकर हॉर्न बजाया। रिक्शा रुक गया। मयंक ने राहत की सांस ली और बाइक को रिक्शे के बराबर लाया। क्या वो भैया, अचानक इतनी तेजी से क्यों चला गए? रिक्शे वाले ने धीरे से गर्दन घुमाई। इस बार पहली बार मयंक ने उसका चेहरा ठीक से देखा। पहले हेडलाइट की रोशनी बस उसकी पीठ पर पड़ रही थे, अब सामने से उसका चेहरा दिख रहा था। एक बूढ़ा चेहरा, गहरी झुर्रियों से भरा, आंखें धसी हुई और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। ऐसी मुस्कान जो किसी खुशी से नहीं, बल्कि किसी पुरानी आदत से आई हो। बस थोड़ी दूर और है, रिक्शे वाले ने कहा। आवाज़ भारी थी, जैसे बरसों से इस्तेमाल ना हुई हो, जैसे गले में धूल जमी हो। मयंक को कुछ अटपटा लगा, पर उसने ज़्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। रात हो चुकी थी, सामान भी था और गांव पहुंचना ज़रूरी था। उसने सिर हिलाया और दोबारा पीछे पीछे चलने लगा। अगले कुछ मिनट फिर सामान्य लगे। सड़क अब गांव के करीब आ रहे थे।
दूर से कुछ घरों की धुंधली रोशनियां नजर आ रही थे। मयंक को लगा जैसे उसका वहम अब दूर हो गया हो। शायद थकान और भूख की वजह से दिमाग उल्टी सीधे बातें सोच रहा था। पर तभी हर्ष ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। रिक्शे के पहियों की तरफ उसकी नजर गई और उसे लगा जैसे पहिए जमीन को छू ही नहीं रहे। 1 इंच शायद उससे भी कम हवा में। उसने आंखें मली, सोचा शायद अंधेरे का धोखा है। दोबारा देखा, पहिए वैसे ही थे, जमीन से बस थोड़ा ऊपर। फिर भी रिक्शा चल रहे थे बिना किसी रुकावट के, जैसे सड़क कोई मायने ही ना रखती हो। हर्ष के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने पीछे मुड़कर मयंक को इशारा करने की कोशिश की, पर मयंक की नज़र सड़क पर टिकी थे, वो देख नहीं पाया। हर्ष ने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से आंखों को धोखा हो रहा है। इतना लंबा दिन, इतनी मेहनत, ऐसे में दिमाग अजीब चीज़ें देखने लगता है। पर फिर उसकी नज़र रिक्शे वाले के गर्दन पर गई। रिक्शा वाला अब भी पैडल मार रहा था, पर उसका सिर पूरी तरह पीछे की तरफ घुमा हुआ था। इतना पीछे कि गर्दन के इस तरह मुड़ने की कोई इंसानी हद नहीं होती। और वो सीधा हर्ष की आंखों में देख रहा था। उसकी मुस्कान अब और चौड़ी हो गई थी, इतनी चौड़ी कि होंठों के किनारे कान तक पहुंचते नजर आ रहे थे। हर्ष के हलक से एक हल्की सी चीख निकली, पर गले में जैसे कुछ अटक गया हो, आवाज बाहर नहीं आई। उसका पूरा बदन जैसे सुन्न पड़ गया। उसने हाथ बढ़ाकर सामान को कसकर पकड़ लिया, जैसे वही सामान उसकी आखिरी पनाह हो। मयंक को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने आगे देखा और उसकी बाइक की हेडलाइट में रिक्शे वाले का घुमा हुआ सिर साफ नजर आया। मयंक का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। हर्ष, उसने चिल्लाकर कहा, पर उसकी आवाज भी जैसे हवा में घुल गई, दूर तक नहीं पहुंची। रिक्शा अब और तेज भागने लगा, इतनी तेजी से कि मयंक की बाइक पीछे छूटने लगी। मयंक ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। इंजन दहाड़ा, पर रफ्तार जैसे किसी और के हाथ में हो। उसे महसूस हुआ जैसे सड़क खुद उसे पीछे धकेल रही हो। रिक्शा सड़क से हटकर एक कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गया। वो रास्ता जो गांव की तरफ नहीं बल्कि पुराने शमशान की तरफ जाता था। गांव में हर कोई जानता था कि उस रास्ते पर रात के वक्त कोई नहीं जाता, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। हर्ष ने आखिरकार अपनी आवाज वापस पाई। मयंक, उतार तो मुझे, रुको इसे। पर रिक्शा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिक्शे वाले के पैर पैडल पर इतनी तेजी से घूम रहे थे कि इंसानी आंख उन्हें ठीक से देख नहीं पा रही थी। एक धुंधला सा घेरा बनता दिख रहा था, जैसे कोई मशीन हो, कोई इंसान नहीं। मयंक ने हिम्मत करके बाइक को और तेज किया। आखिरकार रिक्शे के बराबर पहुंच गया। उसने हर्ष का हाथ पकड़ने की कोशिश की, चिल्लाया, कूद जा हर्ष। हर्ष ने आंखें बंद की और सामान को छोड़कर रिक्शे से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसकी कौहनी और घुटने छिल गए। दर्द से करहा उठा, पर वो जिंदा था, यही सबसे बड़ी बात थी। मयंक ने बाइक रोकी और तुरंत हर्ष की ओर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो रिक्शा गायब हो चुका था। ना कोई आवाज, ना कोई निशान, जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं। बस अंधेरी सड़क, सुनसान, और हवा में वही अजीब सी सीलन भरी बदबू। दोनों दोस्त कुछ देर जमीन पर बैठे रहे, हाँफते हुए एक दूसरे को देखते हुए, मानो अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। हर्ष के हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थे। हालांकि रात की ठंडी हवा थी। मयंक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तूने क्या देखा उसके सिर में? हर्ष ने बस सिर हिला दिया, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ मिनट बाद उसने कांपती आवाज में इतना ही कहा,
उसका 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 चेहरा, वो हंस रहा था मयंक, ऐसे जैसे उसे मालूम था कि हम डरेंगे, जैसे जैसे उसे मजा आ रहा हो। दोनों बाइक पर बैठकर बाकी का सफर किसी तरह किया। सामान का ज्यादातर हिस्सा वहीं छूट गया था, पर उस वक्त उन्हें उसकी परवाह नहीं थे। बस गांव पहुंचना था, अपने घरों की रोशनी देखनी थी, अपनों के बीच पहुंचना था। गांव पहुंचकर जब उन्होंने ये वाकया कुछ बुजुर्गों को सुनाया तो किसी का चेहरा हैरान नहीं हुआ। सब जैसे पहले से जानते थे। एक बूढ़ी अम्मा जो गांव की सबसे उम्रदराज औरतों में गिनी जाती थे, चुपचाप उठे, अपनी लाठी टेकते हुए मयंक के पास आए और बोले, वो टूटा पुल, उस पर कभी रात को मत जाना बेटा। जो कहानी मैं तुम्हें अब बताने जा रही हूं वो सालों से इस गांव में दबी हुई है। बात उस जमाने की है जब चुरासिया गांव अभी नया नया बना था और आसपास के इलाके जंगल और बंजर जमीन से भरे हुए थे। उस वक्त गांव में एक रिक्शा वाला रहता था जिसका नाम था बदलू। बदलू गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार। वो अपनी साइकिल रिक्शा से शहर और गांव के बीच सवारियां ढोता और उसी की कमाई से अपने परिवार का पेट पालता था। बदलू का एक ही सपना था, अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना, ताकि उसे कभी रिक्शा न खींचनी पड़े। एक रात बरसात के मौसम में बदलू एक सवारी लेकर उसी टूटे पुल से गुजर रहा था। नाले में उस रात बाढ़ जैसा पानी था, बहाव बहुत तेज था। पुल की हालत तब भी खस्ता थे, लकड़ी की पुरानी रेलिंग कमजोर तक थे। सवारी कोई अनजान शख्स था जिसने बदलू से पुल पार करने की जिद की। हालांकि बदलू ने मना किया था कि रात में बारिश में इतना खतरा मोल लेना ठीक नहीं, पर पेट की मजबूरी ने बदलू को हामी भरवा दी। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही एक तख्ता टूट गया, रिक्शा डगमगाया, सवारी घबरा कर कूद गई और किसी तरह खुद को बचा लिया। पर बदलू रिक्शे समेत नाले में जा गिरा। तेज बहाव उसे बहा ले गया। अगले दिन जब उसकी लाश मिली तो गांव वालों ने देखा कि उसका सिर एक अनोखे अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ था। गिरते वक्त शायद गर्दन किसी तख्त या पत्थर से बुरी तरह टकराई थे। उस सवारी ने जो बदलू को छोड़कर भाग गई थी कभी पलट कर नहीं देखा, न मदद के लिए रुका, न गांव आकर किसी को बताया, बस अपनी जान बचाकर निकल गया। गांव वालों का कहना है कि बदलू की आत्मा आज भी उसी पुल के आसपास भटकती है, उस रात के एहसास का बदला ढूंढते हुए, उस बेवफाई का हिसाब चुकाते हुए जो उसकी सवारी ने उसके साथ की थी। कहते हैं वो अब भी सवारियां ढूंढता है, खासकर उन्हें जो देर रात अकेले किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात वो खुद फंसा था। वो मदद का हाथ बढ़ाता है, सवारी को अपने रिक्शे में बिठाता है और फिर उसी पुल तक ले जाता है जहां उसकी अपनी जान गई थे। जैसे बार बार वही हादसा दोहराना चाहता हो, जैसे किसी को अपने साथ उसे अंजाम तक खींचना चाहता हो जो उसे मिला। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जो लोग उससे बच निकलते हैं वो खुश नसीब होते हैं, और जो नहीं बच पाते हैं उनका फिर कभी कोई अता पता नहीं चलता, ना लाश मिलती है ना कोई निशान। बस एक खाली रिक्शा कभी कभी पुल के पास खड़ा मिलता है, चरचराता हुआ, बिना किसी सवारी के। मयंक और हर्ष उस रात खुश नसीब निकले, पर गांव में अब भी वो किस्सा फुसफुसाहटों में जिंदा है। और हर साल जब कोई नौजवान रात के वक्त शहर से गांव की तरफ अकेला आता है, बुजुर्ग उसे यही नसीहत देते हैं, अगर रास्ते में कोई सुनसान सड़क पर बिना किसी वजह के रिक्शा लेकर मिल जाए तो सवार मत होना, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। विशाल पिछले 12 साल से शहर में नौकरी कर रहा था। इन 12 सालों में वो मुश्किल से 2 बार ही अपने गांव गया होगा। काम का प्रेशर इतना था कि कभी फुर्सत ही नहीं मिली। दफ्तर की 4 दीवारें, टारगेट, मार्केटिंग्स, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थे। गांव की मिट्टी की खुशबू, चौपाल की गपशप, माँ के हाथ की रोटी, ये सब जैसे किसी पुरानी फिल्म के सीन बनकर रह गए थे, जिन्हें वो बार बार कभी याद करके उदास हो जाता था। मगर इस बार उसने तय कर लिया था कि वो गांव जाकर ही रहेगा। कारण था उसके चाचा के लड़के की शादी। परिवार में ये पहली बड़ी शादी थी जिसमें उसे शामिल होना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। विशाल ने कंपनी से छुट्टी ली और निकल पड़ा अपने गांव की तरफ ट्रेन से। रास्ते भर वो खिड़की से बाहर देखता रहा, खेत, नदियाँ, छोटे छोटे स्टेशन, जैसे 12 साल का फासला मिटता जा रहा हो। जब वो उतरा तब रात के 9 बज रहे थे। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस 1-2 लोग इधर उधर टहलते नजर आ रहे थे। फ़ोन पर उसने चाचा के लड़के रोहित को झूठ बताया था कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि काम में उलझा हुआ है। वजह सीधी थी, वो सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। 12 साल बाद अचानक दरवाजे पर पहुंचना, माँ का चौंक जाना, बाबूजी की आंखों में चमक आना, यही सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने ऑटो या तांगा खोजने की कोशिश की, मगर इतनी रात को कोई सवारी मिलना मुश्किल था। आखिरकार उसने पैदल ही अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। स्टेशन से गांव कोई 4 किलोमीटर का रास्ता होगा। पहले यह रास्ता उसे आंखें बंद करके भी याद था, मगर अब इतने सालों बाद वो रास्ता भी भूलने लगा था। हर मोड़ पर उसे लगता जैसे कोई नई जगह हो। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, उसके अलावा उस राह पर कोई नजर नहीं आ रहा था। दोनों तरफ सिर्फ खेत और झाड़ियां थे जो अंधेरे में किसी काले साए की तरह लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो अगस्त के मौसम में होनी नहीं चाहिए थे। कहीं दूर से किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रही थी और फिर वो भी थम गई। विशाल आगे बढ़ता जा रहा था, अपने बैग का बोझ कंधे पर संभालते हुए, जब उसे सामने रास्ते पर कुछ अजीब नजर आया। एक बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के पीछे एक औरत बैठी हुई थी। विशाल को ये अजीब इसलिए लगा क्योंकि अब गांव में बैलगाड़ी कहाँ चलती है। अब तो ज़माना इतना बदल चुका है, हर घर में बाइक है, कुछ के पास तो गाड़ियाँ भी गई हैं। बैलगाड़ी तो अब सिर्फ बड़े बुजुर्गों की बातों में रह गई थी। फिर भी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद कोई पुराने ख्याल का किसान होगा, उसने सोचा। वो आगे बढ़ते हुए बैलगाड़ी के पास से निकल ही रहा था कि तभी बैलगाड़ी वाले ने उसे टोकते हुए कहा, साहब गांव जा रहे हो क्या? बैठ जाइए, हम भी उधर ही जा रहे हैं, आपको उतार देंगे। आवाज़ भारी थी, मानो किसी बूढ़े आदमी की हो, मगर उसमें एक अजीब सी खरखराहट भी थे, जैसे बहुत दिनों से किसी से बात ना की हो। विशाल ने सोचा, वैसे भी वो काफ़ी थक चुका है, अगर कोई सवारी मिल जाती है तो इसमें दिक्कत ही क्या है, उतरते वक्त थोड़े पैसे दे देगा। थकान इतनी थी कि दिमाग ने सवाल उठाना ही बंद कर दिया कि इतनी रात को ये बैलगाड़ी वाला कहाँ से आया और इस सुनसान रास्ते पर वो कहाँ जा रहा है। विशाल बैलगाड़ी में चढ़कर उस औरत के बगल में बैठ गया। उस औरत का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लाल किनारी वाली एक पुरानी सी साड़ी, हाथों में कांच की चूड़ियाँ जो हल्की सी खनक रही थे। बैलगाड़ी वापस से धीरे धीरे चलने लगी। ना तो बैलगाड़ी वाला कुछ बोल रहा था, ना ही वो औरत।
बस पहियों की चरचराहट और बैलों के पैरों की धीमी आवाज ही आ रही थी। कुछ देर तक विशाल चुपचाप बैठा रहा, फिर उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। चाचा, आप किस गांव के हैं? कोई जवाब नहीं आया। बैलगाड़ी वाले ने बस अपनी गर्दन थोड़ी घुमाई, मानो सुन रहा हो, मगर कुछ बोला नहीं। विशाल ने सोचा शायद ऊंचा सुनता होगा या फिर ऐसे ही मूड में नहीं है। उसने दोबारा कोशिश नहीं की। रास्ता वैसे ही सुनसान चलता रहा, मगर अब विशाल को कुछ बातें खटकने लगीं। पहली बात, इतनी रात को इतने सन्नाटे में बैलों के गले में जो घंटियां बंधी होती है वो नहीं बज रही थे। दूसरी बात, बैलगाड़ी के पहियों के नीचे धूल तो नहीं उठ रही थे, मगर उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थे, जैसे कोई पुरानी फिल्म बिना साउंड के चल रही हो। और तीसरी बात, जो सबसे ज्यादा अजीब थे, उस औरत के बगल में बैठा होने के बावजूद विशाल को उसकी सांसों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थे। उसने एक बार नजर घुमाकर उस औरत की तरफ देखा। घूंघट के भीतर से बस अंधेरा नजर आ रहा था, कोई चेहरा नहीं। उसकी चूड़ियां फिर से खनकी बिना उसके हाथ हिलाए। विशाल के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। उसने खुद को समझाया, रात का वक्त है, थकान है, दिमाग का वहम होगा, मगर दिल कहीं ना कहीं ये मानने से इनकार कर रहा था। चाचा, अभी कितनी दूर है गांव? उसने पूछा। इस बार बैलगाड़ी वाले ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भारी और खोखली लग रही थी। बस पहुंचने ही वाला है साहब, थोड़ा सब्र रखिए। विशाल ने घड़ी देखे। रात के 9:30 बज रहे थे। 4 किलोमीटर का रास्ता तो आधे घंटे में तय हो जाना चाहिए था, मगर अब लग रहा था जैसे वो घंटों से इसी रास्ते पर चल रहे हों। खेत खत्म होकर अब घने पेड़ों का इलाका शुरू हो गया था, ऐसा इलाका जो विशाल को अपने गांव के आसपास कभी याद ही नहीं था। उसने बाहर यानी बैलगाड़ी के किनारे से बाहर झांक कर देखा। चांद की धुंधली रोशनी में उसे कुछ पुराने टूटे फूटे खंडहर नजर आए, जैसे कभी यहाँ कोई हवेली रही हो। अब बस उसकी दीवारें बची थे जिन पर बरगद की जड़ें फैली हुई थे। ये जगह उसने कभी नहीं देखी थी, 12 साल पहले भी नहीं, जब वो आखिरी बार गांव आया था। चाचा, ये रास्ता ये तो मुझे पहचान में नहीं आ रहा। विशाल की आवाज में अब हल्की घबराहट झलकने लगी। रास्ता तो वही है साहब, बस आप बहुत दिनों बाद आए हैं इसलिए भूल गए होंगे, बैलगाड़ी वाले ने कहा। और इस बार उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो विशाल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा गया। तभी उस औरत ने पहली बार हरकत की। उसने अपना सिर बहुत धीरे धीरे विशाल की ओर घुमाया, इतना धीरे जैसे समय खुद धीमा हो गया हो। घूंघट अब भी उसके चेहरे पर था, मगर विशाल को उसमें से एक बहुत हल्की, बहुत मध्यम सिसकी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। विशाल का गला सूखने लगा। उसने अपने बैग की पट्टी कसकर पकड़ ली, जैसे वो उसका इकलौता सहारा हो। उसने सोचा उतर जाए, मगर बैलगाड़ी अब भी चल रही थी और चारों तरफ घना जंगल था। पैदल भागना और भी खतरनाक लग रहा था। चाचा, बस रोक दीजिए, मैं यहीं उतर जाता हूँ, आगे पैदल चला जाऊंगा, विशाल ने हिम्मत करके कहा। नहीं साहब, अभी नहीं, रास्ता भटक जाएंगे, बस थोड़ी देर और, बैलगाड़ी वाले ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। उसकी बात में कुछ ऐसा दबाव था कि विशाल कुछ बोल नहीं पाया। बैलगाड़ी उसी रफ्तार से उसी सन्नाटे में आगे बढ़ती रही। हवा और ठंडी होती जा रही थी और उसमें एक अजीब सी गंध खुलने लगी थी। जली हुई अगरबत्ती और सड़े हुए फूलों जैसी मिली जुली बू,
जो विशाल को शादियों में इस्तेमाल होने वाले गेंदे के फूलों की याद दिला रहे थे, मगर सड़े हुए, बासी। अचानक विशाल की आंख लग गई। वो चाह कर भी जागा नहीं रह सका, जैसे किसी ने उसकी पलकों पर बोझ रख दिया हो। उसे हल्के हल्के सपने जैसे मंजर दिखने लगे। एक शादी का मंडप, ढोल की आवाज़ें, हल्दी की रस्म और एक दुल्हन जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक वही मंडप चलने लगा, ढोल की आवाज़ चीखों में बदल गई और वो दुल्हन जमीन पर गिर पड़ी, खून से लथपथ। विशाल हड़बड़ा कर जागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ गया था। उसने चारों तरफ देखा, बैलगाड़ी रुकी हुई थी। बैलगाड़ी वाला और वो दोनों औरत गायब थे। चाचा, चाचा कहाँ गए? उसने पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा गूंजा। उसने देखा वो खुले मैदान के बीचों बीच खड़ा था। सामने कुछ पुरानी कब्रें और समाधियां नजर आ रही थे। गांव का पुराना शमशान घाट, बैल भी वहीं खड़े थे, मगर बिल्कुल स्थिर, जैसे पत्थर के बने हो। उनकी आंखें विशाल की तरफ ही टिकी हुई थे, बिना पलक झपकाए। विशाल का पूरा शरीर कांप उठा। उसने बैलगाड़ी से कूद कर उतरने की कोशिश की, मगर पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। उठते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। बैलगाड़ी अब वहां नहीं थे। ना बैल, ना गाड़ी, ना वो आदमी, ना वो औरत। बस खुला मैदान, टूटी हुई कब्रें और चांद की पीली रोशनी। दहशत में उसने बिना सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया। किस दिशा में ये भी उसे पता नहीं था, बस दौड़ता रहा। सांसें फूल रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, मगर वो रुका नहीं। कुछ देर बाद उसे दूर से कुछ रोशनियां नजर आई, गांव के घरों की टिमटिमाती बत्तियां। उसकी जान में जान आई। हांफते कांफते आखिरकार अपने गांव की सरहद पर पहुंचा। पहचाना हुआ पीपल का पेड़, कुएं का चबूतरा, वही पुरानी गलियां, सब वैसे ही थे जैसे 12 साल पहले छोड़े थे। उसे थोड़ी राहत मिली, मगर दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। वो सीधा अपने चाचा के घर की ओर बढ़ा। घर के बाहर शादी की हल्की सजावट लगी हुई थी, बिजली की लाड़ियां बंधनवार, मगर घर के अंदर से कोई ढोल नगाड़े की आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई हंसी मजाक नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। विशाल ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खोला। उसकी चाची खड़ी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा उतरा हुआ। विशाल को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पीछे हटी, हाथ अपने मुंह पर रख लिया और बुदबुदाई, ये कैसे मुमकिन है? चाची, मैं हूं विशाल, पहचाना नहीं क्या? उसने घबरा कर कहा। तभी अंदर से चाचा जी भी बाहर आए। उन्हें देखते ही जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो डर से पीछे हट गए। तुम यहाँ कैसे? 3 दिन पहले तो। चाचा की आवाज कांप रही थी। 3 दिन पहले क्या चाचा? मैं तो अभी ट्रेन से उतरा हूं, अभी 9 बजे। विशाल ने उलझन में कहा। और ये सब इतने उदास क्यों है? शादी की तैयारी कहाँ है? चाचा चाची एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी को समझ ना आ रहा हो कि क्या कहें। तभी अंदर से रोहित बाहर आया, जिसकी शादी होनी थी। उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ चुका था। उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला और विशाल को एक फ़ोटो दिखाई। वो फ़ोटो अखबार की कतरन के थे। हेडलाइन थे, रेलवे क्रॉसिंग हादसे में युवक की मौत। और उस फोटो में जो चेहरा था वो विशाल का ही था। विशाल के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी। भैया, रोहित की आवाज रूंधी हुई थी। 3 दिन पहले जिस दिन आपकी ट्रेन आनी थी, स्टेशन से गांव आने वाली उस पुरानी क्रॉसिंग पर रात के वक्त एक मालगाड़ी ने, आपको कोई नहीं बता पाया क्योंकि आपके फ़ोन पर बोला था कि आप कहीं नहीं आ रहे।
हमें पता ही तब चला जब स्टेशन मास्टर ने चाचा जी को फ़ोन किया। आपकी लाश की शिनाख्त हो चुकी है भैया। हमने आपका अंतिम संस्कार भी कर दिया 2 दिन पहले। विशाल पीछे लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था, तभी उसने अपने हाथों की तरफ देखा। वो पारदर्शी होते जा रहे थे, धीरे धीरे धुंध में बदलते हुए। उसे अचानक सब याद आने लगा। स्टेशन से उतरने के बाद वो पैदल क्रॉसिंग पार कर रहा था। अंधेरे में हेडलाइट की तेज रोशनी, कान फाड़ू सीटी की आवाज़ और फिर कुछ नहीं, बस अंधेरा। उसे समझ आ गया कि वो जो कुछ भी महसूस कर रहा था, पैदल चलना, बैलगाड़ी, वो औरत, गांव तक का सफ़र, ये सब उसकी रूह का आखिरी सफ़र था, जो उसे ये मानने ही नहीं दे रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस बैलगाड़ी वाली औरत का घूंघट अब उसे याद आया, और उसे भी याद आया कि गांव में बड़े बुजुर्ग कहानी सुनाया करते थे। बरसों पहले इसी रास्ते पर एक दुल्हन की बारात के दिन एक हादसे में जान चली गई थे। कहते थे उसकी रूह आज भी उस सुनसान रास्ते पर भटकती है, और जो भी अकेला उस रास्ते से गुजरता है, जिसकी अपनी मौत हो चुकी होती है मगर उसे खुद पता नहीं होता, वो औरत उसे बैलगाड़ी में बिठाकर उसके गांव तक, उसके अपनों तक पहुंचा देती है, ताकि उसकी रूह को आखिरी बार अपनों से मिलने का मौका मिल सके, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाए। विशाल की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू अब ज़मीन पर नहीं गिर रहे थे, हवा में धुआं बनकर बिखर रहे थे। उसने आखिरी बार अपने चाचा चाची और रोहित की तरफ देखा, और डर और दुख के मिले जुले भाव से उसे तकते रह गए। मुझे माफ़ कर दो। विशाल की आवाज़ अब सिर्फ एक सरसराहट थी। मैं सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर लगता है सरप्राइज़ अब मुझे ही मिल गया। इतना कहकर उसका साया धीरे धीरे धुंध में खुलने लगा, जिस दिए की लौ हवा में बुझती है। दरवाजे पर खड़े तीनों लोग बस देखते रह गए, हिल भी नहीं पाए, बोल भी नहीं पाए। अगली सुबह गांव वालों ने कहा कि रात को उस पुराने रास्ते पर स्टेशन से गांव आने वाली सड़क पर किसी ने एक बैलगाड़ी की आवाज़ सुनी थी, पहियों की चरचराहट, और साथ में एक मर्द की धीमी आवाज़ जो कह रहे थे, साहब गांव जा रहे हैं क्या, बैठ जाइए। उस दिन के बाद से हर साल जब भी गांव में कोई शादी होती, बड़े बूढ़े नए मेहमानों को हिदायत देना नहीं बोलते हैं। रात के वक्त उस सुनसान रास्ते पर अकेले पैदल मत जाना। अगर कोई बैलगाड़ी दिखे तो सवारी मत करना, क्योंकि पता नहीं वो सवारी आपको गांव तक पहुंचाएगी या आपकी अपनी मौत का पता आपको वहीं बता देगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।